प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साइट दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए नेट जेआरएफ से टीजीटी पीजी की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, हमने कहा था कि इकाई 1 को हम जल्दी ही समाप्त कर देंगे। तो आज हम फिर से इकाई 1 की बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, ये पूरे पीडीएफ को बड़े ध्यान से आप देखिएगा। और ये पूरा मैंने यहाँ जितना भी हमारी हिंदी की संवैधानिक स्थिति है, क्या क्या है जो परीक्षा के दृष्टिकोण कोण से महत्वपूर्ण है और प्रश्न कैसे बनता है, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हमारी एक और लास्ट वीडियो आएगी इकाई 1 की देवनागरी लिपि कर, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्लास है, तो उसको भी देखना ना भूलें। और जल्द ही उसको मैं अपलोड कर दूंगी। चलिए बात करते हैं हिंदी भाषा का भाषिक स्वरूप। ठीक है, अच्छा हाँ, मैंने इससे पहले कहा था कि आपको प्रोवाइड करूंगी जो हमारी बोलियां हैं, बोलियों का क्षेत्रीय रूप, कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है ना। तो यह ग्रियर्सन का वर्गीकरण है ना, भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किस विद्वान ने, किस आचार्य ने कैसे दिया है। दरअसल इसको हम फ्रेंड्स प्रश्नोत्तरी में हमने इसको समाहित किया है। तो जैसे ही क्लास समाप्त होगी उसका हम वीकली टेस्ट करेंगे। ठीक है, हम उसका टेस्ट करेंगे। देवनागरी लिपि होने के बाद हम इसका टेस्ट लेंगे और कोशिश करूंगी कि ऑनलाइन टेस्ट में लूँ मैं, और सभी लोग उसमें भाग लेने की आप मतलब महान कृपा करें। तो बात करते हैं कि हिंदी का भाषिक स्वरूप और हिंदी भाषा की स्वर्ण व्यवस्था देख लेते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या 44 मानी है, जिनमें 11 स्वर तथा 33 व्यंजनों को की सूची उन्होंने दी है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न ये कई बार पूछा जा चुका है, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद किए गए हैं। तो याद रखना, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के जो भेद हैं, एक है अभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा है बाह्य प्रयत्न। ठीक है, अब अभ्यंतर प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न हो गया। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। और अभ्यंतर प्रयत्न के भी दो भेद होते हैं, स्पर्श है ना, स्पर्श अंतस्थ, या ठीक है, दो होते, तीन भेद होते हैं, है ना। अभ्यंतर प्रयत्न के यहाँ तीन भेद दिए गए हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसमें संघर्षी व्यंजन, है ना। इनको आप देख लीजिएगा, इनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने इसका डिटेल लिया नहीं है, क्योंकि ये आप सबके लिए सामान्य है। इसको इसका मतलब इसका नॉलेज रखना। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन सभी सबने पढ़ा है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, तो आपने पढ़ा है क ख ग घ, ये जो है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग में जितने आते हैं सब स्पर्श व्यंजन हो गए। फिर अंतस्थ व्यंजन जो आते हैं, तो य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। उष्ण व्यंजन जो है तो स स ह। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने नहीं ली हैं, ये सब सभी आपको आती हैं, तो इसका हमने यहाँ जिक्र किया नहीं है। आगे बात करते हैं कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के चार भेद होते हैं। अब यहाँ से ये प्रश्न बनता है, याद रखना, यहाँ से बनता है कि कौन सा शब्द है जो ट या मतलब कंठ तालव्य है ना, मूर्धन्य। तो याद रखना फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब ये जो मैंने छोटा सा लिया है, आपको अवगत कराने के लिए लिया है कि कोई भी तथ्य मैं छोड़ ना दूं, और छोटे से छोटे प्रश्न बन जाएं और परीक्षा में आने के बाद आप उसको गलत करके आ जाएं। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद रखें कि कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ अनुनासिक कंठ, कंठ तालव्य कंठोष्ठ है ना, दंतोष्ठ, इसको बिल्कुल याद रखें आप। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि बाह्य प्रश्न के आधार पर वर्णों के चार भेद हैं, अघोष वर्ण, सघोष वर्ण, महाप्राण, अल्प प्राण। ठीक है, इसका भी मैंने वर्णन यहाँ नहीं लिया है। अब अघोष वर्ण क्या होते हैं, तो वर्ग का पहला दूसरा। ठीक है, पहला दूसरा है ना, अघोष वर्ण है। ठीक है, सघोष वर्ण वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तो ये हो गया। ऐसे अल्प प्राण आप देख लेंगे तो वर्ग का पहला दूसरा तीसरा, और इसे महाप्राण चौथा पांचवा। तो ये सरल है, इनको आप चाहे तो अच्छे से याद कर लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के चार प्रकार हैं। ठीक है, याद रखना कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के चार प्रकार माने गए हैं, और बाह्य प्रयत्न के आधार पर शब्दों के चार भेद माने गए हैं। तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से इसको देखते चले जाएं। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि ऐसा कोई टॉपिक न हो जहाँ मतलब यहाँ से प्रश्न न बने। तो प्रश्न बनते ही बनते हैं। अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि तत्सम क्या है ना, तत्सम क्या है, तद्भव क्या है ना, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। देशज, विदेशी शब्द क्या है, सभी आप अवगत हैं। मैंने इसको ले लिया है कि यहाँ से कोई शब्द आपको ना छूटे, क्योंकि इसी बार ही प्रश्न तत्सम से आए थे कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम भाषा का नहीं है।
फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा बनते हैं कि निर्माण या गठन की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद किए गए हैं, तो 3 भेद किए गए हैं। ये बिल्कुल प्रश्न आया हुआ है ना। अच्छा, जिस जिस टॉपिक से प्रश्न बने हैं फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया है उन्हीं टॉपिक को उठाने का यहाँ पर, ठीक है। तो रूढ़ शब्द क्या है ना, यौगिक शब्द क्या है और योग रूढ़ क्या है। रूढ़ शब्द सभी जानते हैं कि वे शब्द जिनकी ध्वनियों को अलग करके कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता है ना। जैसे हाथ को आप अलग करो, हा अलग लिखो और था अलग लिखो, तो कोई आप ध्वनि इससे नहीं निकाल सकते हैं। तो जिनकी ध्वनियों से, वे शब्द जिनकी ध्वनियों से कोई शब्द न निकाला जाए, जिसके कोई अर्थ की व्युत्पत्ति ना हो, तो वो रूढ़ हो गया। यौगिक का मतलब आप जानते हैं कि 2 शब्दों को मिला करके, है ना, ये वे शब्द हैं कि जो 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर बनते हैं। योग करना ही जोड़ना होता है, ठीक है। योग से यौगिक बना है, और जिसमें 2 शब्दों को जोड़ करके एक सार्थक शब्द निकाला जाए, जैसे पुस्तकालय, है ना, विद्यालय, ऐसा। तो ये हो गए यौगिक शब्द। और योग रूढ़ शब्द जो होता है, योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है कि वे शब्द जो संरचना की दृष्टि से यौगिक हैं किंतु अर्थ की दृष्टि से रूढ़ हैं, ठीक है। तो वो योग रूढ़ शब्द, क्योंकि योग और रूढ़ दोनों ही देखो यहाँ पे मैच है ना। तो योग रूढ़ शब्द हो गए, ठीक है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके लिए ये देखना कि रूप के प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद किए गए हैं। तो 2 भेद हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। ये भी प्रश्न में बनते हैं। विकारी शब्द वे हैं जिनका रूप परिवर्तन मतलब जो रूप बदलता है, ठीक है, जिनका रूप बदलता है। जैसे मान लो लड़का है तो लड़की, लड़का, लड़के, लड़कियां हैं, लड़कों आप कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण किसी भी रूप में हो, जिनका रूप बदलता है वे विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द वे हैं जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता है ना। जैसे अभी आप वहाँ को वहों नहीं लिख सकती। अब यहाँ को यहों कहों इस तरह नहीं लिख सकते, है ना। धीरे को आप धीरू, है ना, धीरे लिखना है तो धीरे को धीरू, धोरो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ये अविकारी हो गए, ठीक है, जिनका शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके लिए ये देखना कि हिंदी के संवैधानिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से मतलब आज का जो टॉपिक हमने लिया है, इसी टॉपिक से कम 2 से 3 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। यही एक टॉपिक है जहाँ से 2 से 3 प्रश्न पक्का बनते हैं, तो इसको आप जरूर देख लें। हिंदी के संवैधानिक स्थिति की चलिए बात कर लेते हैं। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 51 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। आगे बात करते हैं कि भारत में लगभग 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें 63 गैर भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं। आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी घोषित की गई है। भारत में हिंदी का प्रयोग सर्वाधिक 46% लोगों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखा इंपॉर्टेंट है ना। भारत में कितने लोग हैं जो हिंदी भाषी हैं, हिंदी को बोलते हैं। और हिंदी हमारी संघ की लिपि जो हमारी हिंदी है, देवनागरी हमारी लिपि है, भाषा हमारी हिंदी है। इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने के चांस है। अब चलिए बात करते हैं कि अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि आरंभ में निर्धारित किए गए 15 वर्षों के उपरांत भी संसद इन्हीं विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की अनुमति दे सकती है, ठीक है। ये हम कहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, हम कहाँ बात कर रहे हैं 343 3 के अनुसार, ठीक है, 343 3 के अनुसार, ठीक है फ्रेंड्स। आप दिग्भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि यहाँ भी हमने बताया है कि अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। भारत में हिंदी का प्रयोग सर्वाधिक 46% लोगों द्वारा किया जाता है। तो आप भ्रमित ना हो, यहाँ 343 3 के अनुसार हमने बात को रखा है, ठीक है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 344 में क्या कहा गया है। तो राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के उद्देश्य से राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान करता है, ठीक है। 44 में ये बात कही गई है। आगे बात करते हैं कि 1955 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा बीजी खैर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग गठित किया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से।
प्रथम राजभाषा आयोग ने 1956 ईस्वी में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, जिसका परीक्षण संयुक्त संसदीय समिति द्वारा 1957 ईस्वी में किया गया। इस आयोग ने अनुशंसा की संघ की राजभाषा 1965 ईस्वी के बाद प्रमुख रूप से हिंदी होगी, परंतु अंग्रेजी भी केंद्रीय राजभाषा के रूप में रहेगी। अनुच्छेद 345 में क्या कहा गया है? तो कहा गया है कि इसके अधीन प्रत्येक राज्य के विधानमंडलों को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह 8वीं अनुसूची में दिए गए भाषाओं में से किसी एक या अधिक को सरकारी कार्यों के लिए राज्य की सरकारी भाषा के रूप में अंगीकृत कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 346 में बात कही गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच संपर्क की भाषा संघ की राजभाषा होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजनों के लिए उस भाषा को मान्यता देने का उपबंध कर सकता है ना। बिल्कुल सरलता के साथ लिखा हुआ है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको याद ही अनुच्छेद की जो वक्तावली है, अनुच्छेद के जो वक्तव्य दिए गए हैं वो आपको फ्रेंड्स याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कि जब तक कोई कानून नहीं बनाती है या नहीं बनती है तब तक सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के साथ सभी कार्य अंग्रेजी में होंगे या संसद एवं राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों की भाषा अंग्रेजी होगी। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की भाषा तब तक अंग्रेजी होगी जब तक संसद कोई अन्यथा प्रावधान ना कर दे, है ना। तो बात यही, ठीक है, चाहे आप इस तरह समझें अथवा आप इस तरह समझें, ठीक है, बात वही है। आगे बात करते हैं कि अनुच्छेद 350 इस बात की व्यवस्था करता है कि संघीय राज्य के किसी प्राधिकारी को अपनी शिकायत दूर करने के लिए किसी भी भारतीय भाषा में कोई भी व्यक्ति प्रतिवेदन दे सकता है। यहाँ मैंने इस बात को रखा है। आगे बात करते हैं कि 49 में क्या है, तो राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करने की बात कही गई है अनुच्छेद 49 में। इम्पॉर्टेंट है कि मैंने वहाँ 50 को लिखा, लेकिन 50 को मैंने सरलतम में समझाने का प्रयास किया यहाँ पर कि राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दे। ठीक है, हमें सरलतम भाषा मैंने ले लिया है। आगे आता है अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का विकास करे। ठीक है, यहाँ काफ़ी बड़े बड़े थे तो मैंने इसका जो निष्कर्ष है तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे तो परीक्षा में हो सकता है कि आपको कुछ न कुछ याद हो आए और आप अपना राइट आंसर चुन सकें। आगे बात करती हूँ कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में आरंभ में सिर्फ 14 भाषाएं शामिल की गई थीं, परंतु बाद में कुछ संशोधनों के द्वारा 8 और भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिससे इनकी कुल संख्या 22 हो गई। देख लेते हैं कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली को जोड़ा गया। 92वें संशोधन 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को जोड़ा गया। इस तरह हमारी 22 भाषाएं हैं। असमिया, तेलुगु, हिंदी, सिंधी, मलयालम, मैथिली, तमिल, गुजराती, कोंकणी, कश्मीरी, नेपाली, उड़िया, बांग्ला, उर्दू, कन्नड़, मणिपुरी, मराठी, संथाली, पंजाबी, डोगरी, संस्कृत, बोडो। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, एक प्रश्न पक्का यहाँ से बनेगा। ठीक है, एक प्रश्न आपका जो ये वाला है यहाँ से प्रश्न बनता है। एक प्रश्न आपके संवैधानिक स्थिति यानी 343 से 51 तक बिल्कुल बनने का चांस है। और ये जो हमने छोटी छोटी बातें यहाँ पर रखी हैं, यहाँ से प्रश्न फ्रेंड्स पक्का बनता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनता ही बनता है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य सेंड करें। और आप चाहें तो इनका आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इनके कुछ विस्तार रूप, क्योंकि मैंने कोई भी टॉपिक यहाँ छोड़ने का प्रयास नहीं किया है। हमारी एक लास्ट क्लास आएगी जो कि देवनागरी लिपि को लेकर होगी। इसके बाद हमारा क्या होगा, इकाई 1 से कोशिश करूँगी 100 बेहतर प्रश्न लाने के लिए। अभी 50 प्रश्न मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। मैं तो इन प्रश्नों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी, है ना। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।